तो आज से 3 दिन पहले हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, समथिंग बिग सून इंडिया, जिसके बाद से लगातार मार्केट में ये फियर था कि इस बार कौन सी कंपनी, हु इज नेक्स्ट। जिसके बाद लोगों ने कई सारे प्रेडिक्शंस भी किए, किसी ने वेदांता कहा तो किसी ने नायका, बट फाइनली फिर 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने इस सस्पेंस का खुलासा किया, जिसमें इन्होंने फिर से अदानी ग्रुप को एलिगेशंस लगाए। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि इस बार इन्होंने इंडियन सिक्योरिटीज के रेगुलेटर सेबी को भी लपेटे में ले लिया। और एक्चुअली जब आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि इस बार का जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं अदानी पे नहीं, बल्कि अदानी से ज्यादा तो सेबी पर है, सेबी चीफ पर है। अब एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है एज पर हिंडनबर्ग, पूरा ये जो इलीगल पैटर्न है वो कैसे ऑपरेट किया जा रहा है उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मतलब जो रिपोर्ट कह रही है उसको समझते हैं, बाकी जो सही क्या है गलत क्या है ये तो जब अदानी का रिस्पॉन्स आएगा, जब सेबी चीफ का रिस्पॉन्स आएगा उस पर डिपेंड करता है। और वैसे भी फिलहाल देखा जाए तो इंडिया में हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट कह रही है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हिंडनबर्ग ने ये डाउट शो किया कि जब आज से 18 मंथ्स पहले जब हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट रिगार्डिंग अदानी ग्रुप शो की थी, तब सेबी ने कोई ऐसा खास रिक्वायर्ड और ऐसा मस्ट नीडेड एक्शन नहीं लिया। एक बार अगर मोटा मोटा हिंडनबर्ग के जो पहले वाले एलिगेशन है उनको उसमें क्या था उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट एलिगेशन है वो वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। तो हिंडनबर्ग का कहना ये था पहले वाली एलिगेशन में कि अदानी ग्रुप के थ्रू 2 ऑब्सक्योर मतलब काइंड ऑफ हिडन ऑफशोर फंड्स बर्मुडा बेस्ड एंड मॉरिशस बेस्ड फंड को ऑपरेट किया जा रहा था, जिनके थ्रू अदानी ग्रुप के पैसों को इलीगली डाइवर्ट किया जा रहा था। लाइक उन पैसों को फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा रहा था, स्टॉक मैनिपुलेशन किया जा रहा था, और इवन अदानी स्टॉक्स में भी उन पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा था, और अननेचुरल तरीके से स्टॉक्स को अननेचुरल वैल्यूएशन तक लेके जाया जा रहा था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एज पर हिंडनबर्ग उन्होंने इनफ डेटा एंड रिकॉर्ड सेबी के सामने रखे थे, बट जैसा रिस्पॉन्स वो सेबी से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला, जहां से हिंडनबर्ग को ये पहला डाउट हुआ कि इस पूरे गेम में कहीं ना कहीं सेबी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं। इस बार की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का कहना यह है कि वो जो 2 ऑफशोर फंड्स हैं, मतलब जो मॉरिशस बेस्ड एंड बर्मुडा बेस्ड है, जो अदानी ग्रुप से लिंक्ड है, उनमें ऑलरेडी बहुत पहले से सेबी चीफ माधवीपुरी बुच एंड उनके हस्बैंड धवल बुच का मेजर स्टेक है। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये विशल ग्लोअर के थ्रू पेश किया गया एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का जो नाम है वो देख सकते हैं, जो उनकी फर्दर डिटेल्स है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। अब ये जो 2 ऑफशोर फंड्स हैं वो एक जाल की तरह जो किस तरह से वर्क करते हैं एज पर रिपोर्ट उसको देखते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड GOF ये बर्मुडा बेस्ड एंटिटी है जिसे गौतम अदानी के ब्रदर विनोद अदानी हैंडल करते हैं, और इस फर्म को इन्होंने इंडियन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी IIFL के थ्रू एज अ ऑफशोर फर्म एस्टेब्लिश किया था। जिसके बाद इस ऑफशोर फर्म ने ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड GDOF को एक्वायर किया, एंड देन GDOF के थ्रू मॉरिशस बेस्ड स्मॉल फंड एंटिटी IPE प्लस फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये पूरा पैटर्न है। अब एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये जो GDOF है ये अदानी ग्रुप के फंड्स का इस्तेमाल IPE प्लस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं, एंड देन IPE प्लस फंड उन पैसों को इंडियन मार्केट में फिर से लेके आते हैं। तो इन शॉर्ट इन दोनों फंड्स GDOF एंड IPE प्लस फंड में बुच फैमिली का मेजर स्टेक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को मतलब IIFL से लेके IPE प्लस फंड तक इस पूरे मैकेनिज्म को विनोद अदानी यूज करते हैं अदानी ग्रुप के फंड्स को इलीगली डाइवर्ट करने के लिए एज पर रिपोर्ट। अब बुच फैमिली के इस कनेक्शन को और स्ट्रांगली प्रूव करने के लिए हिंडनबर्ग ने और भी कई सारे इवेंट्स को मेंशन किया है। लाइक 2015 से 2017 तक दोनों माधवी बुच एंड धवल बुच दोनों GDOF में बराबर स्टेक होल्डर्स थे, लेकिन 2017 में जब माधवी बुच को एज अ सेबी ऑफिशियल ज्वाइन करना था, उसके जस्ट बाद धवल बुच का बर्मुडा बेस्ड कंपनी GDOF को एक मेल जाता है जिसमें वो माधवी बुच का जो नाम है वो हटा करके पूरा स्टेक अपने नाम पर करने की बात करते हैं। तो ये भी एक कंसिडरेबल प्रूफ हो सकता है हिंडनबर्ग की तरफ से। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक और डॉक्यूमेंट सामने आता है जहां IIFL के थ्रू GDOF के डॉक्यूमेंट में धवल बुच के साथ साथ माधवी बुच का भी नाम आता है, माधवी बुच की ऑफिशियल आईडी आती है, जिसमें यह भी मेंशन है कि बुच फैमिली का इस फंड में करीब 8,72,000 करोड़ डॉलर इन्वेस्टेड है। इसके बाद इस रिपोर्ट में एक और डॉक्यूमेंट अटैच्ड है जिसमें यह दिखाया गया है कि खुद माधवीपुरी बुच ने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से IIFL को ये मेल करते हैं कि उनके हस्बैंड GDOF में से अपना जो पूरा स्टेक है उसे रिडीम करना चाहते हैं। तो इस तरह से हिंडनबर्ग वो जो अदानी सागा हुआ था उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेबी चीफ का इन्वॉल्वमेंट बताने की कोशिश करते हैं, और एज पर हिंडनबर्ग इसलिए माधवी बुच ने अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसमें उनका सेबी के चीफ का खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट कनेक्टेड था। इस पूरे रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने और भी कई सारे मेजर सीक्वेंस ऑफ इवेंट को मेंशन किया हुआ है, लाइक ब्लैकस्टोन जो अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें धवल बुच एज अ सीनियर एडवाइजरी के तौर पर काम कर रहे थे। अब देखिए हिंडनबर्ग ने किस तरह से इस पूरी कड़ी को कनेक्ट किया है।
तो दरअसल रिपोर्ट का कहना यह है कि धवल बुश के पास किसी तरह का कोई फंड, कोई रियल एस्टेट या फिर किसी कैपिटल मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो ब्लैकस्टोन में एज अ सीनियर एडवाइजर थे। क्यों? तो आपको पता होगा कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है REIT, रीट्स। एज पर रिपोर्ट माधवी बुश ने खुद इस प्रोडक्ट को इन्वेस्टेबल है एंड पॉजिटिव बताया है। और आपको पता होगा कि फिलहाल ब्लैकस्टोन ने दो रीट्स लाइक नेक्सस सिलेक्टर्स एंड माइंडस्पेस को IPO के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। और IPOs जो है वो सेबी की जांच पड़ताल से होकर ही आते हैं। तो यहाँ पर भी इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। बट एक्चुअली ये थोड़ा लॉजिकली देखा जाए तो आर्गुमेंट कन्विंसिंग कम है, क्योंकि रीट्स को एक्चुअली सिर्फ सेबी ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है जिन्होंने अच्छा बताया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो इसी तरह के और भी ऐसे छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको हिंडनबर्ग ने यहाँ पे कंसीडर किया, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में हमने देख लिया। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उनका एलिगेशन था, उनका इल्जाम था। अब इसमें कितना सही है और कितना गलत है ये तो जब सेबी का रिस्पॉन्स आएगा, अदानी का रिस्पॉन्स आएगा, उस पर डिपेंड करता है। और बाकी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंडनबर्ग खुद एक शॉर्ट सेलर है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं हिंडनबर्ग पर। हिंडनबर्ग के खुद के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो हो सकता है इसमें हिंडनबर्ग का खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। बाकी इंडियन मार्केट की बात करें तो लोग दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप के हिसाब से हिंडनबर्ग की जो क्रेडिबिलिटी है अब इतनी कुछ खास नहीं है इंडिया में, और दूसरे ग्रुप के हिसाब से अभी भी ये क्रेडिबिलिटी बची हुई है। और वैसे भी हिंडनबर्ग का जो पहले वाला एलिगेशन था वो एक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचा है, जिससे कि हो सकता है कि मार्केट इस इवेंट को उतना सीरियसली ना ले या फिर टेम्पररी बेसिस पर ले। वैसे फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो फाइनली इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।